अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज से हम एक्चुअल लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। साथ साथ मैं सिलेबस की अलग से वीडियोस लॉन्च करूँगी ऑफ एमकैट, AQ एंड नाम्स। उसमें मैं आपको सिलेबस बताऊँगी कि आपने कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। बेसिकली एमकैट के लिए आपको मेजर अपनी किताब करनी होगी और जो बाकी चीज़ें होंगी वो मैं इसी में बताऊँगी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। इन वीडियोज़ के अंदर लेक्चर वीडियोज़ में हम लोग ये करेंगे कि विल बी कवरिंग द होल कॉन्सेप्ट। एक वीडियो में नहीं बनाया करूँगी, इसके डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, तो डिफरेंट पार्ट्स में सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। बेसिकली मैं इसमें ना सारा टॉपिक्स फ्रॉम द FSC की किताब कवर करूँगी, क्योंकि इसमें मैं ना सिर्फ आप लोगों का साथ एमकैट की चीज़ों को देख रही हूँ, बल्कि हम लोग साथ साथ AQ की चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो AQ का जो सिलेबस है दैट्स pretty much everything on the FSC की किताब। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। गैसियस एक्सचेंज के अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़नी। एक पढ़ना है रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक पढ़ना है ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और हमने इसमें नीड ऑफ रेस्पिरेशन पढ़नी है कि नीड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है। नीड ऑफ रेस्पिरेशन ये होती है हमारी कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ATP प्रोड्यूस होती है। ATP क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी अगर हमारे पास नहीं प्रोड्यूस होगी तो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, मस्कुलर एक्टिविटी सारी फ्लॉप हो जाएंगी। ये फ्लॉप हो जाएगा तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे। तो दैट्स बेसिकली वाई वी नीड रेस्पिरेशन एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का हम दूसरा नाम ये भी रखते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हम सिंपल रेस्पिरेशन की जब बात कर रहे होते हैं कि व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड रेस्पिरेशन, उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे होते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, उसमें हम ब्रीथिंग की बात कर रहे होते हैं जिसमें वेंटिलेशन होती है। अब इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा सा अलग करने के लिए हम एक यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वी टेक अ सेल के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज़ होता है तो हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और ये हमारे इन प्रोसेसेस को होने में हेल्प करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जब होती है दैट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे अंदर आती है ऑक्सीजन और बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग उस एनर्जी प्रोडक्शन की चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। सेल्यूलर में हम ATP प्रोडक्शन को भी अकाउंट में लेते हैं। देन वी कॉल ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इट्स एसोसिएटेड विद इंटरनल। अब ये किस तरह एसोसिएटेड है? जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, जब तक हमारे डिफरेंट मसल्स, हमारी रिब्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी। ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो ATP नहीं प्रोड्यूस होगा, ATP प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये सारा नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको ये कहते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। तो इसमें ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द वाई डू वी हैव एयर अराउंड अस, हम लोगों के इर्द गिर्द वाटर भी तो हो सकता था फॉर गैसेस एक्सचेंज। वाई डू वी हैव एयर अराउंड अस, ये हमारा क्वेश्चन है। नेचर ने हमारे आगे पीछे एयर ही क्यों रखी है? इसके अंदर गैसेस की ऐसा क्या एडवांटेज है इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करने का जो वाटर में नहीं है? तो वो हम लोग वन बाय वन चीज़ देखते हैं। इसमें ये है कि ये ना इट्स मोस्टली फॉर द PTP स्टूडेंट्स। PTP वाले बच्चे ना ये चीज़ें उनको ये फैक्ट्स सारे याद होने चाहिए क्योंकि इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर द एमकैट। तो एयर जो है ये हमारा एक मैंने बॉक्स बनाया है एंड आई हैव एयर इन दिस बॉक्स, और दूसरा ये हमारा बॉक्स बनाया है जिसमें मेरे पास वाटर है। वाटर मॉलिक्यूल्स एज यू गाइज ऑल नो कि उसके मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली क्लोज टू ईच अदर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, सही है। अब ऑक्सीजन अंदर आता है तो
क्या होता है कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों प्रोसेस में नहीं हो, ठीक है। ऑक्सीजन अब अंदर डब्बे में आ गया। अब ऑक्सीजन को ना यहाँ पे एयर में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़्यादा फार अवे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम मॉलिक्यूल्स नहीं होते, सॉरी माय बैड, फार अवे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो ये आसानी से मूव कर सकता है एयर के अंदर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वाटर के मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये अंदर आने वाले ऑक्सीजन को ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो फिर मुश्किल से इसके अंदर मूव करता है। तो यहाँ पर ये हमने बात लिखी हुई है कि 8000 टाइम्स मोर क्विक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है इन एयर एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में 8000 टाइम्स लेस वाटर आराम से मूव करता है। अब 1 लीटर ऑफ एयर लिया मैंने, 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, लेकिन 1 लीटर ऑफ एयर जो है दैट कैन कंटेन 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, while on the other hand 1 liter of water can only contain 10 ml of oxygen। तो ये हो गया, ठीक है। देन वी हैव विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होती है, अब फिज़िक्स में इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स थिंग। अब मैं उसकी सारी डिटेल नहीं यहाँ बता सकती, वो फिज़िक्स के अंदर लेक्चर में अगर बात करने का मौका मिला तो विल टॉक अबाउट दैट। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि विस्कोसिटी, लेट्स से आप जहन में रख लें कि अगर मेरे पास एक बाउल है, ठीक है, एक मेरे पास कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, ये दोनों कंटेनर्स हैं, इसमें वाटर, इसमें हमारे पास हनी है, ठीक है। अब मैंने दोनों में ऊपर कॉइन डाल दिया। कॉइन वाटर के अंदर फ़ौरन नीचे गिर जाएगा, हनी में देर से गिरेगा। हनी में देर से गिरेगा मतलब ये है कि हनी के मॉलिक्यूल्स उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है ये है कि हनी के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है और वाटर में कंपैरेटिवली कम है। तो ये यहीं पर बात बताता है कि एयर के अंदर विस्कोसिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और विस्कोसिटी और वेलोसिटी का हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसमें वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो ये गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये MD-CAT वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप लोग ये पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो छोड़ कर सकते हैं, और नम्स वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, वो भी अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। हमारे पास हमारे जो AQ वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में ये होता है कि एरियल प्लांट पार्ट में जो हमारे लीव्स होते हैं, अब मैंने उसमें से एक पत्ता निकाल के बाहर रख लिया, ये मेरा पत्ता आ गया। इस पत्ते को मैंने काटा बीच में से और उसके अंदर इस जगह को जूम इन कर लिया। अब मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव देख रही हूँ, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, पहले मैं इसके स्ट्रक्चर्स को लेबल करती हूँ, आपको सारी लेबलिंग बताती हूँ, और फिर हम आगे मूव करते हैं। सबसे ऊपर जो होती है ये रेड कलर की, ये वैक्सी क्यूटिकल होती है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। देन वी हैव द अपर एपिडर्मिस, फिर पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़, देन वी हैव स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज़, वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में हमारे पास जाइलम होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम होता है जो हमारे पास फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। देन वास्कुलर बंडल जो है उसको कवरिंग जो होती है उसकी, उसको बंडल ऑफ शीथ कहते हैं। फिर देन वी हैव द लोअर एपिडर्मिस, फिर स्टोमेटा आ जाता है। स्टोमेटा जो होता है, और ये नीचे एक और वैक्सी क्यूटिकल होती है, और बीच में एयर स्पेस होती है 40%। स्टोमेटा का बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो गार्ड सेल्स और स्टोमेटा को मिक्स कर देते हैं, तो ये नहीं करना आपने। ये हमारे पास गार्ड सेल्स आ गए, जो बीन शेप हमारे गार्ड सेल्स होते हैं लोबिया की शेप के, वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं हम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जब मोटे फूले हुए होते हैं, टर्जेट होते हैं, तब स्टोमेटा विजिबल होता है, वरना गार्ड सेल्स जब अपना अंदर फ्लूइड लूज कर देते हैं तो वो फ्लासिड हो जाते हैं। फ्लासिड होने से वो अपनी बीच की जगह को छुपा लेते हैं, जो कि उनका स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। हाँ, देन वी हैव प्लांट, टोबैको प्लांट के अंदर 12,000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मैंने लिया उसमें 12,000 स्टोमेटा जो होंगे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में,
ये मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, इसमें होंगे 12,000 स्टोमाटा, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स ये पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और ये वाली ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं। ये मेरी प्यारी सी फिश। अच्छा, इसके बाद आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ऑब्टेन देयर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी रेस्पिरेशन से लेते हैं, रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो एटीपी प्लांट्स, जिससे एनिमल्स अपनी एटीपी रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस करके उसको अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं होता, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, ठीक है, उसमें प्लांट तो बेचारा इतना एडवांस नहीं होता कि प्लांट के पास इतने प्यारे प्यारे ऑर्गन्स हो, इतना वो कॉम्प्लेक्स हो, चल सके। प्लांट तो एक जगह स्टैटिक होता है, वहीं खड़े खड़े अपना खाना बना लेता है। तो इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, फिर उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जगह प्लांट क्या यूज़ करता है, 3 गैसियस साइट्स यूज़ करता है, ठीक है। और वो गैसियस एक्सचेंज साइट्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, जिसमें आ जाता है स्टोमाटा, लेंटिसेल्स, लैंड प्लांट्स क्या करते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक है। और ये एक आखिरी पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है इनमें, वो जाइलम में वाटर कंडक्ट होता है, फ्लोएम में फूड कंडक्ट होता है, ये तो सबको पता होता है। तो हमारे पास जो साइट्स हैं उसमें स्टोमाटा आ जाता है। स्टोमाटा के अंदर क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। यहाँ पर मीज़ोफिल टिश्यूज़ में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस आगे बायोएनर्जेटिक्स में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है इट प्रोड्यूसेस का ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। बाकी इसमें मीज़ोफिल सेल्स जो हैं उनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, एक AQ का 2022 का क्वेश्चन ये था कि फोटोसिंथेसिस किन सेल्स में होती है। वो सेल्स, अब क्वेश्चन के ना नीचे लिखा हुआ था उसके ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस तो मुझे याद नहीं है। एक ऑप्शन था कि गार्ड सेल्स और दूसरा ऑप्शन था ग्रीन सेल्स। अब गार्ड सेल्स और ग्रीन सेल्स के अंदर बंदा वाकई में फंस जाता है कि कौन सा वाले सेल्स को कंसिडर करे कि उसमें फोटोसिंथेसिस है। ग्रीन सेल्स क्या पता उनमें फोटोसिंथेसिस हो, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है कि ग्रीन चीज़ में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन उसका आंसर जो था वो गार्ड सेल्स था, ठीक है। गार्ड सेल्स ये वाले, उसके अंदर हमेशा फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस से हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होकर बाहर निकलती है। मीज़ोफिल सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन ग्रीन सेल्स जो होते हैं बहुत वेग सी टर्म होती है। ये ऐसी टर्म है जो सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, तो आप लोगों ने ऐसी कंफ्यूजन की क्रिएटिंग चीज़ों में नहीं फंसना। देन वी हैव लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, हमारी जो ट्री ट्रंक होता है ना, ट्री की बार्क होती है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उस पर डिफरेंट कट्स लगे होते हैं, आपने कभी देखा होगा। ये मैंने नीचे डायग्राम भी डाली हुई है, इस पर कट्स लगे हुए होते हैं। इन कट्स को ना वो कहते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स कहते हैं इनको। और ये ओल्डर स्टेम्स पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ये होता है कि जब प्लांट मैच्योर होता है ना, शुरू में ना आपने देखा होगा, शुरू में क्या होता है कि प्लांट जो होता है, जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो पूरे ग्रीन होते हैं, उनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, उनके लीव्स भी ग्रीन होते हैं, उनकी हर चीज़ ब्रांचेस भी ग्रीन होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर, तो वो सारी चीज़ें ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। उसके बार्क भी ब्राउन हो जाती है, उसकी स्टेम्स भी ब्राउन हो जाती हैं और सारा ब्राउन होता जाता है। और उन बार्क्स में, उन ब्राउन बार्क्स में हमारी लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, माय बैड। हाँ, देन वी हैव, इसमें ना इसमें जो कट्स लग जाते हैं, इससे भी गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन, इफ यू गाइस डोंट नो, कि अगर एक मेरे पास डब्बा है, देखो मेरे पास, मैं प्यारा सा अपना खूबसूरत सा डब्बा बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस डब्बे में ना इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इस साइड पर कम है। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पंप इन कर रहे होंगे, हिल रहे होंगे, इतना ज़्यादा हिल रहे होंगे। तो ये यहाँ पर जिस साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वो
क्या करेंगे, वो मूव करेंगे उस तरफ जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस जो प्रोसेस है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एक इक्विलिब्रियम, एक न्यूट्रल स्टेट अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अब लैंड प्लांट्स जो होते हैं उसमें डायरेक्टली उनके रूट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है कि एयर स्पेसेस होती हैं वहाँ पे, और वहाँ से रूट्स ऑक्सीजन ले लेती हैं और हमारा काम हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन आता है, वो डिफ्यूज़ होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, पानी के अंदर CO2 आता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते, ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। देन वी हैव, हाँ जी, एमडी कैट वाले और नम्स वाले बच्चे वापस आ जाओ यहाँ पर। नम्स, ओहो, एमडी कैट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खूबसूरती दी है इन हर मैकेनिज़्म में आपके। ठीक है। आपके जो उन्होंने लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी साइट बनाई है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सपोर्ट कर रही हैं द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इतनी खूबसूरती, आप जितनी बारीकी से अपने रब की चीज़ों को देखेंगे तो आपको और खूबसूरती नज़र आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस को डिस्क्राइब किया कि जिस सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है उससे एनिमल्स और एनवायरनमेंट में उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल। अब कुछ एनिमल्स में स्किन होता है, कुछ में ट्रेकिया होता है, कुछ में गिल्स होते हैं, कुछ में लंग्स होते हैं, कुछ में मोर स्पेसिफिकली अगर बात करना चाहें तो एल्वेलाई होते हैं। एनिमल की रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल, द हैबिटेट, मतलब वो कहाँ रहता है, किस जगह पर रहता है, नमी वाली जगह पर रहता है, बहुत गर्म जगह पे रहता है, बहुत सर्दी वाली जगह पे रहता है, एंड द एक्टिविटी, मतलब कितना एनिमल एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा भागता दौड़ता है या बहुत स्लो है या थिंग्स लाइक दैट। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सरफेस का नेचर। तो यहाँ पर ये फिर से मैंने यही वाली बात लिखी हुई है, ये वाली, कैन बी दीज सर्फेसिस कैन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सर्फेसिस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, सबसे पहले तो होनी चाहिए परमिएबल। परमिएबल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, देखें, आपकी घर में होती है चाय की छन्नी, ठीक है। अगर ज़्यादा बर्गर लोग बैठे हुए हैं तो उनके लिए सीव जिसमें से चाय स्टेन की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत आपकी कामली आंटी ने अच्छी से धोई नहीं है, अब क्या हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें पत्ती फंसी हुई है। अब आपकी चाय नहीं स्टेन हो रही, आपकी चाय इधर उधर गिर रही है, अंदर कप में जाना चाहिए, उसमें जा नहीं रही। तो वो जो है चाय की परमिबिलिटी, मतलब चाय को बीच में से गुजरने की एबिलिटी को वो पत्ती स्टॉप कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप नई छन्नी लेके आए हैं, बिल्कुल साफ़ शफाफ है, कोई पत्ती नहीं फंसी हुई, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आराम से चाय नीचे आ जाती है। तो उसके अंदर चाय नीचे से आराम से आ जाती है, तो दैट मीन्स कि वो ज़्यादा परमिएबल है। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको ज़्यादा परमिएबल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर से चीज़ को गुजरना आसान होना चाहिए ताकि ट्रांसपरेशन हो सके, ठीक है। फिर उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। जैसे लार्ज सरफेस एरिया इस तरह होना चाहिए कि अब आपको मैं कहती हूँ, आप एक इमेजिन करें, अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें, और जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ बताऊँ तो आप एक्चुअल में आंखें बंद किया करो यार। अच्छा, तो मैं आपको इमेजिन करवा रही थी कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की कितनी साइड्स आपके पास विजिबल है? स्क्वायर की आपके दो साइड्स हैं, एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, ठीक है। अब यही स्क्वायर जो है मैं इसको 3D करती हूँ, 3D करती हूँ तो बन जाता है क्यूब। क्यूब बन गया। अब क्यूब के अंदर उसकी साइड्स कितनी आ जाती हैं? उसकी साइड्स आ जाती हैं 6। साइड्स नहीं कहना चाहिए, मुझे फेसेस कहना चाहिए। उसके फेसेस आ जाते हैं 6। अब उसके पास
सरफेस एरिया, जो एरिया इन कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो 3D होने की वजह से बढ़ गया है। मतलब ये कि उसके पास 6 जगहें ऐसी हैं जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। बेचारा स्क्वायर के पास तो 2 जगहें थी। ठीक है, अब आंखें खोल लें, वापस आ जाए। उसके बाद हमारी ये जो सरफेसेस हैं ये वेट होनी चाहिए। अगर ड्राई सरफेस होगी तो वो एक्सचेंज को हिंडर कर सकती है। ठीक है, एक्सचेंज को हिंडर कर देगी तो फिर हमारी रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वो बहुत थिन होनी चाहिए। अगर मोटी सी ब्लड वेसल हमारे एल्वेलाई के को सराउंड कर रही है तो इसमें से ऑक्सीजन को अंदर घुसना ही मुश्किल हो जाएगा, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ये चीज़ आपने याद करनी है। दिस इज़ अ मस्ट रिमेंबर थिंग कि 1 मिलीमीटर और लेस से उसका थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, देन गुड ब्लड कैपिलरीज, गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए। उसके आसपास प्रॉपरली ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये हो गया। अब ये नेक्स्ट जो है पार्ट आपका, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि ये ज़्यादा वीडियोस लंबी ना हो। दिस इज़ मी एलिज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।